प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमें जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भू इसमें ऊर्जा, यानी कि भूमि के अंदर की ऊर्जा का उपयोग हम लोग किस तरह से करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी के केंद्र में लगभग तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसमें रहती है। तो इसका उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं, इसको समझते हैं। भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण पृथ्वी की पट्टियों के गहरे गर्म क्षेत्र में बने पिघलने चट्टान ऊपर की ओर ढकेले जाते हैं और ये निश्चित क्षेत्र में फंस जाते हैं, जिसे गर्म स्पॉट या गर्म क्षेत्र कहते हैं। जब भूमिगत पानी गर्म स्पॉट के संपर्क में आते हैं तो भाप उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि जो गर्म स्पॉट के संपर्क में जब पानी आएगा तो भाप में बदल जाता है। कभी कभी उस क्षेत्र के गर्मी पानी की निकास पृथ्वी की सतह पर निकलते हैं, यानी कि वो पृथ्वी की सतह पर आने लगते हैं। इन निकासों को गर्म झरना या स्रोत कहते हैं। ठीक है, चट्टानों में फंसी भाप पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है और विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ से भी इस भाप का क्या किया जाता है, टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उत्पादक की कीमत अधिक नहीं होगी, है ना। उत्पादक की कीमत, इसके उत्पादन की कीमत क्या होगी, अधिक नहीं होगी। ये आसानी से उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको ऊर्जा खर्च नहीं करनी है, क्योंकि ये पहले से ही आपके प्रकृति में बन रहा है। किंतु व्यावसायिक रूप में बहुत कम व्यवहार स्थान है, मतलब इस तरह के जो स्थान है ना, वो बहुत कम है जहाँ पे भू ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे स्थान बहुत कम है। तो भू ऊष्मीय ऊर्जा परिचालन पर आधारित अनेक शक्ति संयंत्र न्यूजीलैंड और अमेरिका में है। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड और अमेरिका में ये ऐसे शक्ति संयंत्र लगाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ स्थान है जहाँ से ऊर्जा हमें मिलती है इस तरह की। तो अब इसके लाभ की बात करते हैं, क्योंकि इसकी हानियां कुछ नहीं हो सकती हैं। लाभ की बात करें तो सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा से भिन्न भिन्न उसमें संयंत्र रात और दिन कार्य कर सकता है। जैसे सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा है, अलग अलग समय पर कार्य करेगा ना। सौर ऊर्जा है तो आपके दिन में ही इसका उपयोग करते हैं, और ज्वारीय ऊर्जा को ज्वार और भाटा जो आता है, यानी पानी के लेवल बढ़ेगा घटेगा तभी इसका उपयोग हो सकता है। लेकिन भू इसमें ऊर्जा का रात दिन कभी भी कर किया जा सकता है। भू इसमें ऊर्जा लगभग प्रदूषण मुक्त है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। कोयला आधारित संयंत्र की अपेक्षा भू ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र चालन सस्ता है और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, ये भी देखना है आपको। ऊर्जा का यह स्रोत मुफ्त और नवीकरणीय, इसका ये जो स्रोत है ये मुफ्त में मिलता है ना आपको, और ये नवीकरणीय है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से होता है। वो किस तरह से होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जो नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें होता क्या है, नाभिकीय विखंडन से यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम जैसे एक भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन द्वारा बम वर्षिता होती है, तो वे हल्के नाभिक में टूट जाते हैं, यानी कि इसमें बम वर्षिता कराई जाती है जिससे वो क्या हो जाते हैं, हल्के नाभिक, है ना, हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। जब यह होता है तो ऊर्जा की विशाल मात्रा निर्मुक्त करते हैं, है ना। ऊर्जा की क्या होती है, बहुत भारी मात्रा निर्मुक्त करते हैं। तो किसको, तो ये आपको पहले बता चुके हैं कि नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम जैसे एक भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन द्वारा बम वर्षिता होती है, जिससे क्या होता है कि वो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा, विशाल मात्रा ऊर्जा की निर्मुक्त होती है, और वह विशाल मात्रा आगे यहाँ तक जाती है। जब इसमें से ये है ना ऊर्जा की मात्रा जब इसमें आएगी तो देखिए यहाँ से ये पाइप है, ये पाइप के थ्रू आगे बढ़ेंगी। ठीक है, यहाँ आएंगी तो इसमें क्या होगा कि ये है जल, ये क्या है आपका जल है, ये जल है, और जल को क्या बदलेगा, ये वाष्प में बदल देगा। ठीक है, ये वाष्प में बदल देगा और यह वाष्प आगे जाएगा, आगे जाएगा। ये देखिए यहाँ से होते हुए फिर ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये जो वाष्प जो है यहाँ लगा हुआ है टरबाइन। ठीक है, जल का वाष्प आया, यहाँ टरबाइन है, टरबाइन से ये क्या कनेक्ट है, ये टरबाइन है, और टरबाइन से
यहाँ कनेक्ट है जनित्र, ठीक है। ये क्या है आपका विद्युत जनित्र है, ठीक है, ये विद्युत जनित्र है। अब देखिए इस जनित्र में जब ये टरबाइन घूमेगा तो जनित्र से धारा उत्पन्न होगी और वो आगे चली जाएगी, और फिर यहाँ से जो भाप होगा यहाँ आएगा और इसमें जल को प्रवाहित किया जाता है, इसमें जल लाया जाता है ताकि वो संघनित हो जाए, और संघनित होकर क्या होगा फिर जल का रूप ले लेंगे और फिर वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये फिर जल आगे इसमें आ जाएगी इस टंकी में, फिर वही क्रिया वही क्रम इसमें अपनाते जाएगा, और ये इसी कारण ये क्या होती है ऊर्जा का निर्माण, और ऊर्जा के निर्माण से हम लोग टरबाइन घुमा पाते हैं, ठीक है। यथार्थ यूरेनियम के एक परमाणु का विखंडन कोयले के कार्बन के एक परमाणु के दहन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का 1 करोड़ गुना ऊर्जा करता है, यानी कि बहुत ज्यादा 1 करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा निर्मुक्त करता है। किसके? कोयले के, कार्बन के, है ना। कोयले से कार्बन जो होते हैं ना, कोयले से कार्बन के एक परमाणु से, यानी कि इसका विखंडन जो होता है कोयले से 1 करोड़ गुना, यानी कि 1 करोड़ गुना उसे ज्यादा ऊर्जा निर्मुक्त करता है। यानी कि इससे बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थोड़े मात्रा में बहुत ज्यादा हम लोग ऊर्जा बना सकते हैं, इससे हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ज्यादा खतरा है, और खतरा क्या है उसको समझ लेते हैं। खतरे की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा है ना, नाभिकीय शक्ति उत्पादन यानी नाभिकीय जो ऊर्जा हम लोग उत्पादन करते हैं उसका प्रमुख खतरा क्या है कि उसके ईंधन का भंडारण, यानी कि उसको इकट्ठा करके रखना बहुत ही मुश्किल है, और उसका निपटान भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। हानि की बात करें तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र की उच्च कीमत, यानी बहुत ज़्यादा महंगा है, ये सब बहुत ज़्यादा आपको महंगा मिलेंगे, यूरेनियम प्लूटोनियम ये सब बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पर्यावरण प्रदूषक, यानी कि पर्यावरण को भी दुष्प्रभावित करते हैं, और यूरेनियम की सीमित उपलब्धता, ये बहुत ही सीमित मात्रा में है ना। तो नाभिकीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग का निषेध बनाता है, यानी कि इसका आप ज़्यादा पैमाने पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के शक्ति संयंत्र भारत में कुछ स्थानों पे हैं, जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में है ये, फिर तारापुर में, तारापुर जो महाराष्ट्र, उस तारापुर जो है सॉरी महाराष्ट्र का जगह है ना, महाराष्ट्र में, ठीक है। और राजस्थान में जो है राणा प्रताप सागर जो है, राणा प्रताप सागर स्थान है ना, चलिए। उसी तरह तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में भी व्यवस्थित है, जो तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक में है, कर्नाटक में है आपका इस तरह का प्लांट, जो किस स्थान पे है, कैंगा, कर्नाटक में कैंगा जगह पे है, ठीक है। तो इस तरह से अगर बात करें तो भारत में लगभग इसकी क्षमता जो है 3% है ना। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से हमें 3% हमें जितनी खर्च है बिजली उसकी मिल पाती है, उतना ऊर्जा हम लोग इससे निर्मुक्त करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं नाभिकीय शस्त्र के बारे में। तो नाभिकीय शक्ति स्टेशनों के डिजाइन करने से पहले, यानी कि जब नाभिकीय शक्ति स्टेशन नहीं थे उसके पहले नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग विनाशकारी कार्यों के लिए किया जाता था, ठीक है। विनाशकारी कार्य के लिए किया करते थे पहले। नाभिकीय शस्त्र में विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रण नाभिकीय रिएक्टर दोनों के भौतिक सदस्य होते हैं, यानी कि इसमें दोनों के गुण होते थे, किंतु दोनों प्रकार की युक्तियों का निर्माण बिल्कुल भिन्न भिन्न ढंग से होता है, ठीक है। इस नाभिकीय शस्त्र बनाने में भी बहुत अलग ढंग से इसका निर्माण होता है। पहले हम लोग नाभिकीय शस्त्र जो थे नाभिकीय शस्त्र के रूप में ही इस्तेमाल करते थे, नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में हम लोग नाभिकीय शक्ति स्टेशन भी बने, जिसके कारण हम लोग ऊर्जा के, अभी आपको बताया कि भारत में 3% मात्रा हम लोग ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी क्षमता है 30% तक, लेकिन हम लोग यूज कर पाते हैं 3% ही, क्योंकि हमारे पास जैसे यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम है, इनकी कमी के कारण, इनके अभाव के कारण ऐसा होता है, और इससे प्रदूषण पे भी बुरा असर होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। नाभिकीय संलयन की बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? आजकल सभी व्यावसायिक रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, किंतु एक सुरक्षित प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन भी एक दूसरी संभावना भी है, ठीक है। इसका सुरक्षित उपयोग भी एक दूसरी संभावना है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसके तहत इसका उपयोग क्या होता है? सुरक्षित रहता है। संलयन का अर्थ क्या है? एक
भारी नाभिक को बनने के लिए दो हल्के नाभिकों को एक साथ जोड़ना। कहने का मतलब संलयन का मतलब क्या है? संलयन का अर्थ है कि एक भारी नाभिकों को बनने के लिए दो हल्के नाभिकों को एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखा गया है कि ये भारी जो हीलियम का समस्थानिक देख रहा है ना, ये दो हल्के यानी हाइड्रोजन को जोड़ने पे ये बना है। यानी क्या किया गया है कि दो हल्के नाभिक के रूप में अधिकतर समानता हाइड्रोजन के समस्थानिक, देख रहे ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हीलियम नाभिक बनने के लिए किए जाते हैं, है ना, हीलियम नाभिक बनने के लिए किए जाते हैं, ठीक, जो कि अभिक्रिया आपको यहाँ दिखाई गई है। तो आइंस्टाइन के अनुसार, है ना, आइंस्टाइन जो थे, आइंस्टाइन के समीकरण के अनुसार यह अभिक्रिया ऊर्जा की विशाल मात्रा निर्मुक्त करता है, क्योंकि उत्पादन का द्रव्यमान मूल अलग अलग नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से थोड़ा कम होता है। ऐसे नाभिकीय संलयन जो होते हैं, अभिक्रियाएं, है ना, जो भी अभिक्रिया हो रही है सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत है। ये सूर्य और अन्य तारे इसके ऊर्जा के स्रोत हैं। जो भी ये नाभिकीय देख रहे हैं ना, संलयन अभिक्रिया जो हो रही है, इसके लिए सूर्य और अन्य तारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नाभिकों का संलयन करवाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्त चरम है करोड़ों डिग्री ताप, यानी बहुत ज्यादा ताप, और करोड़ों पास्कल दबाव, यानी कि करोड़ों एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उस पर चाहिए होता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में। देखिए ये जो चित्र में दिखा रहे हैं, ये भारत में ही बना हुआ हाइड्रोजन बम है। देखिए इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, यानी कि इसके अंदर जो होती है ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जैसे कि अभी आप देखे थे, ठीक है, संलयन के बारे में अभी देखे थे ना, हाइड्रोजन जुड़ के एक हीलियम, ठीक है, समस्थानिक का उपयोग करके नहीं हो रहा था अभी। चलिए, यूरेनियम या प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित नाभिकीय बम हाइड्रोजन बम के क्रोड में रखे जाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बम के क्रोड में किसको रखा जाता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित, है ना, इसमें हाइड्रोजन बम के क्रोड में रखा जाता है। नाभिकीय बम एक पदार्थ में अंतः स्थापित रहता है। नाभिकीय बम जो होता है एक पदार्थ में अंतः स्थापित रहता है, जिसे ट्यूटेरियम और लिथियम रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? ट्यूटेरियम और लिथियम रहते हैं। जब विखंडन पर आधारित बम का विस्फोट होता है तो वह कुछ माइक्रोसेकंड मतलब बहुत ही कम समय में, सेकंड ऑफ सेकंड कहते हैं इसको, एक पदार्थ का ताप, है ना, इस पदार्थ का जो ताप होता है वो कितना होता है? 10⁻7 केल्विन तक हो जाता है, ठीक है। इसमें जो पदार्थ अवस्थित रहता है, जो हाइड्रोजन बम में जो पदार्थ अवस्थित रहता है, वो कितने उनका ताप हो जाता है? 10⁻7। तो 10⁻7 होगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा उसमें निकलेगी ना। यह उच्च ताप हल्के नाभिकों के संलयन करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करता है और ऊर्जा की विध्वंसकारी मात्रा निर्मुक्त होती है, और इसके कारण बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। विध्वंसकारी मात्रा निर्मुक्त करने के कारण ये बहुत ज्यादा विस्फोट होता है तुरंत ही, और बहुत ही अल्प सेकंड में, यानी माइक्रो सेकंड में ऐसा होता है। लेकिन इसका हम लोग जितने भी अभी स्रोत देखे, ऊर्जा के स्रोत देखे, सब कुछ उसमें, जैसे आप देखे थे सौर ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा वो बहुत ही अच्छा है, नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा, उसका भी, ये भी नवीकरणीय स्रोत था आपका, ठीक है। तो इस तरह के जो स्रोत है वो तो अच्छे हैं, लेकिन बाकी अन्य स्रोत जैसे कोयले से जो बना हुआ था ना आपका, जो संयंत्र बनता था, शक्ति संयंत्र, उसके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। या फिर अभी देखे थे परमाणु, यानी कि जो भी आप देख रहे थे हाइड्रोजन बम से जो विस्फोट होगा उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। इस तरह के बहुत सारे वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक हैं, और जिसका उपयोग हम लोग को बंद कर देना चाहिए। अगर बात करें स्वच्छ ईंधन की, तो आपका सीएनजी जो है बहुत ही अच्छा ईंधन होता है, लेकिन ये भी आपके प्रकृति में ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है। लेकिन ये सब जैसी ऊर्जा है, जो नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी हैं। इसका ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इन सब स्रोतों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रकृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और इसके उपयोग से हमें कोई हानियाँ नहीं हो रही हैं। लेकिन जितने भी आप देखे थे जिससे जैसे कोयले से जो बिजली का निर्माण हो रहा था,
ठीक है? कोयले, पेट्रोल से जो बिजली का निर्माण हो रहा है, उससे हमें बहुत सारी हानियाँ हैं, या फिर न्यूक्लियर विखंडन से भी जो हो रहा था, उसके कारण जो भी बहुत सारी हानियाँ हैं, तो इसके इस्तेमाल पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि अपने पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, प्रदूषण से बचें, और हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पहल करें कि हम लोग नवीकरणीय स्रोत का उपयोग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया इसके साथ।